जय हिंद। वीडियो में थोड़ा लेट हो जाने के लिए खेद है मुझे। और जैसा कि पिछले 3 वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पर डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 3 वीडियो से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और चौथे वीडियो लेक्चर पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है अभी पिछले 3 वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट वीडियो में रूल पढ़ा, सेकेंड वीडियो में आधे एक्सरसाइज को सॉल्व किया और थर्ड वीडियो में आधे एक्सरसाइज को हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.2 को। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th के प्यारे बच्चों रूल फॉर एक्सरसाइज 1.2। ठीक है ना, 1.2 के लिए हम लोग रूल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें देखिए हम लोग को क्या सीखना है। ठीक है, क्या सीखना है पूरा कंप्लीट देखिए। एक्सरसाइज का टोटल रूल अगर आप लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज एकदम इजी हो जाती है। और गणित क्या बोलते हैं कि गणित जो है एक सिस्टमेटिक चीज है। अगर आपने रूल नहीं पढ़ा, डायरेक्टली क्वेश्चन बताया जाए, अगर मैं यूट्यूब पे वर्क कर रहा हूं तो मेरी ये चेष्टा है कि भाई आपको 100% दे दिया जाए। ठीक है, यूट्यूब पे आने का मतलब ये नहीं कि कोई मनी जनरेट करने के पर्पज लेकर के कोई कूद पड़ा है और मनी जनरेट करेगा। मनी जनरेट करने के लिए हमारे पास कई एक सोर्सेस हैं, हम वहां से मनी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ हम सेवा के भाव से आए हैं और मेरी ये इच्छा है कि यूट्यूब पे मैं अपना 100% कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं, मतलब आपका 100% कंटेंट जो है वो आपको मिल जाए। ठीक है ना, तो अभी देखिए हम लोग जो है रूल पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से एक एक पॉइंट को जानेंगे कि इसमें क्या क्या हम लोगों को सीखना है और देन हम लोग आगे पहुंचेंगे कि किस तरीके से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो रूल फॉर एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग को क्या पढ़ना है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है ना, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय है उस चीज के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। आधारभूत का मतलब बेसिक चीज है, एकदम बेसिक। आप जो चीज जो है मतलब इसमें क्या जानोगे आप, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, कैसे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो कि आप मतलब बहुत पहले से जानते हो, बच्चे थे 3-4 में पढ़ते थे तब से जानते हो, इसलिए इसको एकदम फंडामेंटल रखा गया। ठीक है, अभी देखिए इसमें हम लोग को क्या जानना है, सबसे पहला पॉइंट जानना है, किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को यही जानना है कि किसी भी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम लोगों को ये जानना है किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड में, तो यहां आप ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि देखिए ऐसे लिख देता हूं इसकी इंग्लिश की, राइट ए नंबर एज प्राइम फैक्टर। ठीक है, एक नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो इसमें आप ये कह सकते हो, अगर इसको डिफाइन करो, अगर इसका डेफिनेशन देना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी चाहे वो कोई भी हो, किसी भी संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आपसे कह दिया जाए, अभी मैं बोलूं कि 45 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो हम लोग 45 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे,
तो क्या करेंगे, आप बचपन से जानते हो कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कितने से कटेगा, तो 3 से कटेगा। 3 एकम 3, एक जाएगा तो 3 पाँचे 15, फिर 3 से 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5, तो 45 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह 3 गुणे 3 गुणे 5 होगा। यह अद्वितीय है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना प्यारे बच्चों बहुत 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 नॉर्मल काम है। जैसे मैंने बोला कि 105 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो आप 105 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम इसको पहले घटाते हैं, 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, एक जाएगा तो 3 पाँचे 15, फिर 5 से 5 साते 35, फिर 7 एकम 7, यानी कि 105 का जो अभाज्य गुणनखंड हम लोगों को निकल के आया वो कितना हो जाएगा, 3 × 5 × 7। तो ये इसका अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड है। इसके अलावा इस डिजिट का इस नंबर का कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये रहा किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। अब इस एक्सरसाइज में हम लोगों को जानना है कि किसी भी संख्या को अभाज्य गुणन मतलब कोई भी संख्याएं अगर हमको दी गई हो तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग उसका लसा और मसा, ठीक है, लसप और मसप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ये चीज हम लोगों को आगे जानना है, ठीक है। तो अब देखो बाबू, हम जो है आप लोगों को बताएंगे। देखिए आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, लगातार सीरीज चल रही है, बीच में थोड़ा वीडियो में हल्का सा गैप हो गया, तो इसकी वजह से आप लोगों को ये नहीं होना है क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है कि वीडियो में लेट थोड़ा क्यों हुआ। तो बीच में मुझे एक न्यू बाइक लेनी थी, ठीक है, और उस बाइक को लेने में मतलब थोड़ा सा हमने 1-2 दिन अपना, और उसके बाद बारिश की वजह से हमारे यहाँ बिजली का इशू हो गया था, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो में 2-4 दिन लेट हो गया। अदरवाइज फिर से सब कुछ सही जगह पे हो चुका है, तो आप लोगों को रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा, इसलिए आप इस बात को लेकर के निश्चिंत रहें। आप लोगों के एग्जाम से पहले मैं आपका सिलेबस कवर कराने का पूरा प्रयास करूंगा, आप आजाद होकर के बस पढ़ते रहिए। अब देखो वो क्या सीखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापवर्त तक, ठीक है, और LCM, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी कि LSP ज्ञात करना। मैं इतनी चीजों को लिख करके क्यों पढ़ाता हूँ, लिख कर इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आप ऑनलाइन से पढ़ के और क्लास जैसी फीलिंग ले सकें और आप बेहतरीन फेयर कॉपी भी तैयार कर सकें, ताकि आपको ये महसूस भी ना हो कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। मेरी बात आप समझने की कोशिश करिएगा, इसलिए मैं चीजों को काफी डिटेल्स में लिख कर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना। तो सबसे पहले चीज मैं आपको बताऊं कि कोई आपसे ये भी पूछ सकता है ना जनाब कि बताओ LCM किसे बोलते हैं या बताओ HCF किसे बोलते हैं, तो क्या दोगे परिभाषा, आप क्या परिभाषा देंगे कि भाई HCF क्या है, कैसे उसको परिभाषित करेंगे, उसका परिभाषा डेफिनेशन क्या देंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले इसमें मैं 2 पॉइंट आपको बताता हूं। सबसे पहले कि HCF क्या है, ठीक है, HCF कोई पूछे कि मसप का परिभाषा बताओ, तो आप किसी को मसप का परिभाषा कैसे बताएंगे, तो उसको बोलेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है बाबू, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, और कॉमन शब्द आप लोग बहुत बार सुने हो। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घातों के गुणनफल को मसप कहते हैं,
अरे ओके, दो या दो से अधिक संख्याओं के जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होते हैं, इट मीन्स कि दोनों के जो हम प्राइम फैक्टर करेंगे उसमें जो कॉमन होगा, उसमें जो कम से कम घात वाला होगा, उसका हम जो वैल्यू मतलब फाइंड करेंगे, जो उसका मान निकालेंगे, वही हम लोग का उन संख्याओं का क्या कहलाएगा, मसप कहलाएगा। जैसे मैं आप ही के बुक का एक क्वेश्चन ले लेता हूं नॉर्मली कि आप 56 और 62 का, किसका बाबू, 56 और 62 का एग्जाम्पल के रूप में हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 56 तथा 62 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए। कैसे करना है भाई? तो आप तो एक चीज तो पीछे पढ़ चुके हो कि आप भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किस तरीके से अप्लाई करके और आप इजीली दोनों का HCF आप फाइंड कर सकते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को इसका क्या करना है कि 56 तथा 62 का HCF निकालना है। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ क्या करेंगे कि 56 का प्राइम फैक्टर हम इधर कर लेते हैं। देखिए आप 2 से कटाओ, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 एकम 2 चौके 8, 2 7 14, 7 एकम 7। इट मीन्स कि अब देखो कैसे इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो इसको हम पावर के रूप में लिख देते हैं। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 के घात पर 3 गुणे 7, ये हमने पावर के रूप में, जो पावर के रूप में होने लगा था उसको पावर के रूप में करके लिख दिया, ठीक है। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट नंबर कितना है बाबू, 62। तो आप 62 का भी अभाज्य गुणनखंड करो। तो 2 से 2 3 6, 2 एकम 2, और ये सीधे 31 से कटेगा, यानी कि हम लोग का 2 इंटू 31 इज इक्वल टू, ये हम लोग का हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 31। अब देखिए यहां हम लोगों को चाहिए क्या, HCF। क्या चाहिए बाबू, HCF हम लोगों को चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए HCF चाहिए तो इसमें देखो कि कॉमन कौन है। तो भाई दोनों में क्या कॉमन है बाबू, 2 है। क्या है, 2 हम लोग का कॉमन है। अब इसमें हम लोगों को देखना होता है निम्नतम घात, कम से कम घात। तो ये घात 3 है और ये घात 1 है, तो कम घात वाला को लेंगे। तो 2 के पावर 1 है, इट मीन्स की पावर में अगर 1 है तो वो 2 ही होगा। अगर 2 रहता तो 2 दूनी के 4 कर देते, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का 2 होगा, यानी कि इन दोनों नंबर्स का 56 और 62 का जो HCF होगा, ठीक है ना, वो हम लोगों का कितना होगा, तो 2 होगा। अभी तक तो आ रहा है ना, सही सही, चलिए ठीक है। जो हम लोगों का HCF होगा वो 2 होगा। देखो क्या होता है ना कि थोड़ा सा बोर्ड काफी बड़ा हो जाता है और सामने हमारे भाई ऑपरेटर मित्र होते हैं जो कि बताते रहते हैं कि सर एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। बोर्ड से मतलब कैमरे के जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उस बाउंड्री लाइन से बाहर जा रहा है, तो भाई थोड़ा सा आदमी कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि भाई हमारा तो कोशिश है ना कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले। अब पता चले मैं इधर लिख रहा हूँ और पता चला मैं छापते जा रहा हूँ और आपको कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा, तो आप भैया क्या करोगे बाबू, बोलोगे अरे बकवास हो गया भाई, मतलब आप हमारे वीडियो पे भाव ही नहीं दोगे, मुंह फुला के चल दोगे। तो भाई आपके लिए तो कंटेंट जबरदस्त बनाना होगा ना, जिसमें आपको मजा आए जनाब। तो अभी मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि मसा क्या है, मसा का डेफिनेशन आप कैसे दे सकते हो, और फिर जो है मसा 2 संख्याओं का हमने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल के दिखा दिया, ठीक है। अब देखो बाबू, इसके बाद जो हम लोग की डिस्कस होती है वो होती है किस पे, LCM पे, ठीक है ना। LCM, लेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। LCM क्या है भाई, लसप। तो लसप को हम कैसे डिफाइन करेंगे, लसप। तो देखिए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य सभी, यहां ऐसे लिखते हैं कि सभी अभाज्य गुणनखंडों, सभी अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घातों के गुणनफल को LCM, LSP कहते हैं। अब इस बात को जरा समझिएगा, उसमें क्या था कि हमने कॉमन देखा और कम घात वाला को लिया, और जो उसका
वैल्यू मिला, जो उसका मान मिला, वो हम लोगों का हो गया था मौशा। अब यहाँ पे बात करते हैं लसा की। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का हम सभी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग को कॉमन नहीं देखना, सारे चाहिए। अब उन सारे में हम लोग को देखना है कि जो बड़ी बड़ी घात वाले हैं ना, उन सबको ले लेना है, सबका मल्टीप्लाई करा देना है, और जो वैल्यू आएगी वो हम लोग का हो जाएगा क्या, एलसीएम, लसा पर। हम आपकी बुक से ही एग्जाम्पल लेते हैं 52 तथा 114। ध्यान दीजिएगा बाबू, एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं कि 52 तथा 114 का एलसीएम, ठीक है, क्या होगा। एलसीएम कैसे निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। अब देखो बाबू क्या करोगे, सबसे पहले 52 का अभाज्य गुणनखंड करके लिखो। तो 52 का 2 से दूधनी के 4 और 1 जाएगा, 2 6 के 12, फिर 2 से 2 कम 2 3 6 और 13 कम 13। इट मीन्स कि 2 × 2 × 13, पावर में लिख लो 2 की पावर 2 × 13, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग का कितना है, 114। तो आप 114 का प्राइम फैक्टर करो बाबू, 2 से कटाएंगे, 2 5 10, 1 जाएगा, 2 7 14, और फिर ये 3 से 3 कम 3, 2 जाएगा, 3 9 27, 19 से कम 19, यानी कि 2 × 3 × 19, 2 की पावर 1, 3 × 19। अब देखिए इसका जो LCM होगा वो क्या होगा, जरा इसमें सोचिएगा, इसकी जो LCM क्या होगी। तो देखो इसमें एक पॉइंट आप नोट डाउन करो, ये दोनों कॉमन है, तो कॉमन में बड़ी घात, तो 2 में सबसे बड़ी घात वाला कौन है, 2 की पावर 2 वाला। और जो कॉमन नहीं भी है, जो कॉमन नहीं भी है वो सारा टोटल चाहिए, और जो कॉमन होगा उसमें बड़ी घात वाला ले लो, और जो कॉमन नहीं हो टोटल लेना पड़ेगा। तो ले लीजिए आप कितना, ×13 × 3 × 19। अरे ओके। अब चलो बाबू, दूधनी के 4 और 13 चौके 52, ठीक है। 3 9 27 के साथ हासिल 3 कम 3 2 5 57। अब 52 × 57 करो, ठीक है। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 7 5 35 1 36, 5 दूनी 10 के हासिल 5 5 25 1 26, 4 6 9 2, यानी कि 2964। आई होप कि मैं आपको ये भी बता पाया कि एलसीएम क्या होता है। आप डेफिनेशन भी दो किसी को, उसको निकाल के वैल्यू भी दिखाओ, और तब किसी को बताओ कि हाँ हम आरके कोचिंग लाइव से पढ़ते हैं और हम बहुत ही बेनिफिट में हैं। अब देखिए कुछ हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट फार्मूला बच गए एलसीएम और एचसीएफ। जैसे यहाँ दो पूर्णांक है बाबू, 52 और 144, मतलब 114, ठीक है ना। 52 114 है। अब इन दोनों का आप लसा भी निकाल सकते हो, इन दोनों का मौसा भी निकाल सकते हो, और ये खुद ही दो पूर्णांक है, तो इनके बीच में कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ रिलेशन होता है। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, यानी कि सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम लोग जानेंगे। फॉर्मूला कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक ही से हम लोग कई का फॉर्मेशन करेंगे, कई फार्मूले का निर्माण करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे होता क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है कि पहला पूर्णांक, ठीक है, इनटू दूसरा पूर्णांक, पहला पूर्णांक इनटू दूसरा पूर्णांक बराबर लसा प गुणे मसा प। यही हम लोग का होता है कि अगर हम लोग जैसे मान लो कि 20 और 25 का लसा भी निकालें और मसा भी निकालें, तो 20 और 25 में गुणा कराने पर जो रिजल्ट आएगा वह लसा में अगर मसा से गुणा करा दिया जाएगा तो इक्वल रिजल्ट आएगा। यही इसका एक फॉर्मूला है। और इसमें क्या है, अब इसी से आदमी इधर उधर ट्रांसफर करके बना लेता है। जैसे हमको केवल पहला पद निकालना हो या पहला पूर्णांक निकालना हो तो ये गुणा में है, बटा में चल जाएगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ और अपान हम लोग का क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक, ठीक है बाबू। और तीसरा पॉइंट, अगर हमको केवल दूसरा पूर्णांक निकालना हो तो सेम वैसे ही एलसीएम इंटू एचसीएफ और अपान में अब दूसरा पूर्णांक यहीं छोड़ दिया तो पहला वाला बटा में चला जाएगा। इट मीन्स कि पहला पूर्णांक। और वैसे ही हम लोग को अगर केवल लसा निकालना हो तो मसा भाग में आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर हमको निकालना हो लसा प तो क्या होगा, पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक, ये तो रहेगा ही, और बटा में हम लोग का क्या आ जाएगा बाबू, मौसा प, ठीक है। और हम लोगों का फिर पांचवा यहाँ से बन जाए, अगर हम लोगों को केवल मौसा प निकालना हो, केवल मौसा प निकालना हो तो हम लोग जानते हैं कि पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक बटा
ल श प, और इस प्रकार से हम लोगों का समाप्त होता है रूल फॉर एक्सरसाइज 1.2। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि 1.2 बहुत बड़ी चीज थी ही नहीं। आप कहोगे अरे हाउ इजी, ये तो हम क्लास 4-5 में पढ़ चुके हैं। यस, हाँ, आप क्लास 4-5 में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर वेल डिफाइंड तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ताकि आपको जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई थी वो भी चीजें 100% क्लियर हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को, हमारे वीडियो लेक्चर से, लगातार मिल रहे वीडियो लेक्चर से आप लोगों को रेगुलर बेनिफिट हो रहा है। और देखो बाबू, हाई स्कूल का एग्जाम है आपका, आप अगर अभी सीरियस नहीं होंगे ना तो एग्जाम के टाइम में कुछ नहीं होता। हेजिटेशन के सिवाय हमारे अंदर कुछ बचता ही नहीं है। और आफ्टर सम टाइम हमें रियलाइज करते हैं, जब हमारा एग्जाम हमारे एकदम पास होता है तो हम उस समय रियलाइज करते हैं कि यार हम तो कुछ है ही नहीं, और कैसे करें। तो जब हम किताब के भंडारण में जाते हैं तो सनकी जैसा माइंड होने लगता है, कैसे करें कैसे करें। और उस सिचुएशन में बच्चे अपना मेरिट बिगाड़ लेते हैं, जिसकी वजह से आजीवन पछताते रह जाते हैं। आजीवन क्यों? क्योंकि एक बार जो आपका मेरिट बन गया ना, वही अंक पत्र लेकर उम्र भर आप ढोते रहेंगे। तो थोड़ा सा, अगर जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे ना, तो एक बार मम्मी पापा का चेहरा देख लीजिए, जो बड़ी उम्मीद से आपके साथ जुड़े हुए हैं, और मतलब 10-12 साल से आपके लिए मतलब दिन रात एक करके लगे हैं मेरे भाई। अब आप कहोगे सर ये सब लोग सुनाते हैं तो हम सुने ही हैं। सुने नहीं हो, तुम महसूस करो चीजों को। सुन लेना और चीजों को महसूस करना, रियलाइज करिए। हवा बहती है, अच्छा लगता है। अरे सुबह में हवा में के बीच जाके देखो, हवा कितनी अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो सुनने में और देखने में, समझने में, रियलाइज करने में बहुत डिफरेंस है। आप माता पिता के चेहरा को देखिए, वो आपके लिए कितना, और तुमसे ज्यादा वो एक्साइटेड हैं, तुम्हारे रिजल्ट को लेके वो एक्साइटेड हैं। सो प्लीज आप उम्मीद से ज़्यादा मेहनत करिए, ताकि आप लोगों का रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट बने। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हम आप लोगों से अलविदा लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।